नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज जिस नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है वो है स्थानीय शासन अर्थात लोकल गवर्नमेंट। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पंचायती राज का विकास अर्थात डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर कुछ मूलभूत तथ्य हैं जिनको आपको जानना बहुत आवश्यक है और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत की व्यवस्था है, तो स्पष्ट याद रखिएगा कि भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो स्पष्ट याद रखेंगे कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अड़ तक पंचायत की व्यवस्था की गई। क्लियर? यानी भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 अड़ तक पंचायत की व्यवस्था की गई। क्लियर? अब प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं और जहां पर जिस तथ्य को सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी उस तथ्य को सम्मिलित करते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्लास को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, इसके संदर्भ में इन स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करिए। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इसका प्रावधान का मतलब क्या है कि जो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 में वर्णित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पष्ट याद रखिएगा कि जो आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डी है, ये स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में है और इसी अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 में कहा गया कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। क्लियर? तो यहां पर आपका इस प्रकार पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि ये आरक्षण यानी जो पंचायतों में महिलाओं के लिए जो कम से कम 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में, ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहली बात यहां समझ लीजिए कि अनुच्छेद 334 कहता क्या है, तो ये बात और आपको क्लियर हो जाएगी। जो अनुच्छेद 334 है, ये लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की सीटों के आरक्षण की जो अवधि है उसके संदर्भ में व्यवस्था देता है। याद रखिएगा, जब मूल संविधान था तो उसमें लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण था ये 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। उसके बाद समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा इसकी अवधि बढ़ती चली गई। और अगर मैं बात करूं हाल ही में हुए संविधान संशोधन की, तो वो है 104वां संविधान संशोधन। ये जो 104वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 2020 से ये अवधि बढ़ाकर जनवरी 2030 तक कर दी गई है। इसके तहत लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण अब 2030 तक जारी रहेगा। क्लियर? ये सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब यही पूछा जा रहा है कि जो अनुच्छेद 334 में ये जो अवधि दी गई है, बताई गई है, क्या इसकी समाप्ति पर ये पंचायतों में महिलाओं के जो आरक्षण की जो सीटों की व्यवस्था है ये प्रभावी होगा? तो बिल्कुल सही बात है, ये प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि पंचायतों में जो महिलाओं की सीटों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 334 से इसको मुक्त रखा गया है। क्लियर? ये 334 के तहत प्रभावी नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट आपको ध्यान में रखना है। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहां पर इसमें ए विकल्प आंसर बताया जा रहा है कि यहां पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट कब सही होता, दूसरा कब गलत होता? जब ये कहा जाता कि ये आरक्षण यानी पंचायतों में महिलाओं की सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। अगर ये कहा जाता कि प्रभावी नहीं होगा, तब यहां पर आपका ये स्टेटमेंट गलत होता। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसकी समय सीमा की समाप्ति पर भी ये प्रभावी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 334 की जो समय सीमा है उससे इसको मुक्त रखा गया और ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखें तो लिखा है कि अनुच्छेद 243 के घ के सब क्लॉज 3, घ का मतलब इंग्लिश में इसको डी, ठीक है? तो अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में कहा गया कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले सीटों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, जो किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। और साथ ही साथ यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के तहत प्रभावी नहीं होगा, अर्थात इससे मुक्त रखा गया। देखिए, यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में ये लिखा भी गया है कि जो आरक्षण है ये 334 के तहत प्रभावी नहीं होगा, यानी इससे मुक्त रखा गया। तो फिर हम ये क्यों कहेंगे कि ये 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा के बाद प्रभावी होगा? ये स्टेटमेंट गलत है।
भाई अगर उससे मुक्त है, इसका मतलब है कि अगर ये समय सीमा समाप्त हो गया तो ये सही बात है कि ये प्रभावी बना रहेगा, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न से थोड़ा हटकर है लेकिन इससे लिंक भी है, कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत SC/ST की जो सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है ये 2030 तक तो की गई, लेकिन जो एंग्लो इंडियन के लिए जो मनोनयन होता था लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में, इस व्यवस्था को इसी 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर? अगर आपको याद हो, आगे चर्चा भी होगी जब हम लोग भाग 15 निर्वाचन में चलेंगे, तो उसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 331 है, इस अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और अनुच्छेद 333 के तहत जो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन होता था, अब ये व्यवस्था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई। क्लियर? तो ये बात भी याद रखिएगा, फिर जब हम लोग भाग 15 पे चलेंगे तो इसमें और डिटेल चर्चा होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई वो सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में अपनाई गई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसको अपनाया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। एक बात याद रखिएगा कि जो पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में, ये 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को 1959 में इसको अपनाया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, अगर इसकी हम संवैधानिक स्थिति के रूप में बात करें तो एक संविधान संशोधन हुआ, वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती व्यवस्था है इसको संवैधानिक स्वरूप दिया गया। और याद रखिएगा, जो 11वां अनुसूची है वो इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको पूर्णतः कब लागू किया गया, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1959 को ये पेश किया गया था। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर पहले राज्य की बात करें तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को इसको अपनाया। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में ये बात कही भी गई कि जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दी गई, ये 24 अप्रैल 1993 को पूर्णतः लागू हुआ। क्लियर? ये डेट भी आप याद रखेंगे। और सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है ये त्रिस्तरीय, यानी ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। और आप ये आगे पढ़ेंगे कि जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का रिकमेंडेशन है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर आपका इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है। सबसे पहले प्रश्न समझिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो विकल्प में आय के स्रोत दिए गए हैं, यानी विभिन्न कर के माध्यम से जो आय होती है, उसमें उत्तर प्रदेश पंचायत की आय के स्रोत में कौन सा अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा कर ऐसा है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज के आय के तौर पर उसको शामिल नहीं किया गया। तो एक बात याद रखिएगा, वो चाहे पशु कर हो, स्थानीय व्यापार कर हो या भवन कर हो, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज के आय के स्रोत के तौर पर शामिल है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि पशु कर, भवन कर और स्थानीय व्यापार कर ये उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के आय के स्रोत के तौर पर ये शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई और निजी शौचालय आदि पर कर लगा सकती है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो सीमा क्षेत्र है वो एक ही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला करा है कि ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का सीमा क्षेत्र एक ही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्लियर? अगला करा है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को उसी क्षेत्र के निर्वाचक अपने में से चुनते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगले स्टेटमेंट में करा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आप बी विकल्प को आंसर करेंगे। देखिए, ये बातें स्पष्ट हो गई कि जो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत इसका जो क्षेत्र है ये भिन्न भिन्न होता है। वहीं पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का जो सीमा क्षेत्र है वो एक ही होता है। ग्राम पंचायत
के जो प्रधान होते हैं ये उसी क्षेत्र के निर्वाचकों के द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं और ग्राम पंचायतों के कार्यकाल जो है सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है और देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है। इसी प्रश्न पर अभी स्टार्टिंग में चर्चा हुई थी। देखिए वो 2023 में पूछा गया था और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न। देखिए अब जरा इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है इसके संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला कथन कर रहा है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 में है। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं कि जो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है ये अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में है। ये बात बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह आरक्षण यानी जो पंचायतों में महिलाओं के जो आरक्षण है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो पंचायतों में महिलाओं की सीटों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 334 से मुक्त है, यानी उससे इसका कोई प्रभाव नहीं है। यानी अगर 334 के तहत जो अवधि निर्धारित है अगर वो समाप्त हो जाएगी तब भी यह आरक्षण प्रभावी रहेगा और ये कह रहा है कि प्रभावी नहीं रहेगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। इस प्रश्न में ए विकल्प आपका आंसर होगा क्योंकि इसमें पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा ये गलत है। यहाँ पर ए विकल्प जो सही करा है ये बिल्कुल सही है। क्लियर? और दोनों ही प्रश्न में केवल ए विकल्प को सही बोल रहा है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये क्रिटिकल मिस्टेक होगी। इसमें देखिए बात हो चुकी है कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्थिति दी गई और ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल होते हैं और इसे 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी किया गया। याद रखिएगा पंचायती व्यवस्था में कुल 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। और जो अनुच्छेद 243 का डी है इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्लियर? और पंचायती राज की वित्तीय लेन देन की देखरेख राज्य आयोग के निर्देशन में होता है, यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा इसका चुनाव कंडक्ट किया जाता है और जो राज्य वित्त आयोग है वो इसके संदर्भ में व्यवस्था देखता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सूची को सुमेलित करिए। यहाँ पर समिति की नियुक्तियों के वर्ष दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले भी चर्चा हुई थी कि बलवंत राय मेहता समिति इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था दी थी जिसके तहत अभी आपने देखा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका जो रिलेशन है ये 1957 से। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे 1957 से, यानी यहाँ पर आप ए को पहले के साथ। अगर अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति का संबंध 1977 से है, यानी यहाँ पर आप बी को दूसरे के साथ। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो ये 1986 से संबंधित है, यानी सी को तीसरे के साथ। और पी.के. थुंगन समिति का संबंध 1988 से है, यानी डी को चौथे के साथ। जो सही कूट बन रहा है वो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो ये जो ईयर है इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में आपसे पूछा गया है। स्पष्ट याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में। ये जो अशोक मेहता समिति है इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात कही थी। क्लियर? तो ये बात भी अशोक मेहता समिति के बारे में याद रखिएगा। अगर हम बात करें एल.एम. सिंघवी साहब की तो याद रखिएगा एल.एम. सिंघवी साहब का जो ईयर है वो 1986 है और एल.एम. सिंघवी साहब के संदर्भ में याद रखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान पर इन्होंने एक अवधारणा पत्र जो है ये तैयार किया था। और पी.के. थुंगन समिति 1988 से संबंधित है। ठीक है? तो ये ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। और पी.के. थुंगन साहब ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उप समिति का सुझाव दिया था। क्लियर? तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर पंचायत के संदर्भ में कुछ और समितियां जो आपको ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा कि जो पंचायत के संदर्भ में और समितियां गठित की गई थी इसमें संथानम समिति है। याद रखिएगा जो संथानम समिति है ये 1963 में स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर? संथानम समिति कब हुई थी? 1963 में। और अगर हम बात करें सादिक अली समिति की तो याद रखिएगा सादिक अली समिति 1964 में हुई थी। याद रखेंगे 1963 में संथानम समिति और सादिक अली समिति 1964 में स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था इसके तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था जोड़ी गई। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई और इसकी स्थापना 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ। याद रखिएगा कि जो 12वीं अनुसूची है इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया और इस 74वें संविधान संशोधन द्वारा
नगरीय निकायों को संवैधानिक स्थिति दी गई। यानी जो नगरीय निकायों की संवैधानिक व्यवस्था है ये 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई। यानी नगरपालिका संबंधित अगर प्रावधान पूछा जाए तो ये 12वीं अनुसूची में शामिल है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो देखिए, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी के तौर पर बलवंत राय मेहता साहब का नाम आता है। क्लियर है? और इनकी समिति का संबंध किस ईयर से है? 1957, अभी आपने पढ़ा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा बी आर मेहता, यानी बलवंत राय मेहता साहब। क्लियर? देखिए, ये प्रश्न कितनी बार रिपीट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार, या पूछा जाए भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी, तो क्या नाम बताएंगे? बलवंत राय मेहता। क्लियर? और इनको शॉर्ट में बोलते हैं बी आर मेहता। क्लियर? याद रखिएगा, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी, और इसी सिफारिश के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है। अब देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए। तो याद रखिएगा 21 वर्ष का। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। यहाँ पर अभी आपने देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो विभिन्न समितियां हैं, इनको लेकर कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। यानी सीधी सी बात है कि इस प्रश्न में भी आपको इन समितियों की एस्टेब्लिशमेंट के ईयर के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये पूछने का प्रयास है कि आपको इन समितियों के ईयर मालूम है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर अभी आप पढ़ भी चुके हैं इसके संदर्भ में एक प्रश्न, वो प्रश्न यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो अशोक मेहता समिति पहला नाम है। इसके संदर्भ में मैंने आपको दो बात बताई है कि अशोक मेहता समिति जो स्टैब्लिश हुई थी ये 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में अशोक मेहता समिति स्टैब्लिश हुई थी, और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज पद्धति में 2 स्तरीय व्यवस्था कही थी। क्लियर? अगर बात करें एल एम सिंघवी की, तो एल एम सिंघवी समिति जो है ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। एल एम सिंघवी समिति 1986 में। बी आर मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, 1957 में स्टैब्लिश हुई थी। और अगर बात करें जीवी के राव समिति, तो जो जीवी के राव समिति है इसका संबंध किसे? 1985 से। ये अभी आपने नहीं देखा था, याद रखेंगे, जीवी के राव समिति 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। अब इसका कालानुक्रम आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर बात करें सबसे पहले क्या होगा? बी आर मेहता, यानी सबसे पहले बी आर मेहता 1957, यानी स्टार्टिंग जो कूट होगा वो 3 से होगा। यानी यहाँ पर आप सीधे सीधे ए और सी को तो क्रॉस कर देंगे, ये ए और सी तो आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बी और डी में से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 3 से स्टार्ट है। उसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति जो है 1 में दी गई, यानी 3 के बाद 1 होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप बी विकल्प को आंसर कर लेंगे। उसके बाद जीवी के राव समिति 85 में, और उसके बाद 86 में एल एम सिंघवी, यानी यहाँ पर इस प्रकार 3, 1, 4, 2 का कूट होगा। क्लियर? तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चार्ट के माध्यम से भी देख लीजिए, बी आर मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय रिकमेंडेशन था इनका। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय रिकमेंडेशन था। जीवी के राव समिति याद रखिएगा, इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई थी, इसको भी शामिल कर लेंगे। जीवी के राव समिति 1985 में, और एल एम सिंघवी समिति ये 86 में स्टैब्लिश हुई थी। और आपने पढ़ा है कि पी के थुंगन समिति जो थी ये 88 में स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर? और देखिए, ये प्रश्न पीसीएस 2021 में पूछा गया, यानी लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प आपको सही दिखेगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, ये परीक्षा के रिकॉर्ड से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले बात कर लें संथानम समिति की, तो याद रखिएगा जो संथानम समिति है ये 1962 से 64 के बीच से संबंधित है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना से भी संबंधित है, यानी भ्रष्टाचार निरोधक समिति। अगला कह रहा है कि जीवी के राव समिति, तो जीवी के राव समिति का संबंध 1985 से है, और जीवी के राव समिति के द्वारा पंचायती राज में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए ये जीवी के राव समिति 1985 में स्टैब्लिश की गई। क्लियर? पंचायती राज संस्थानों में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। अगला है बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये आपको पता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के लिए ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 संबंधित है, और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला है दंतवाला समिति 1978,
याद रखिएगा, ये जो दंतवाला समिति 1978 है, ये ब्लॉक स्तर पर नियोजन से संबंधित है। ब्लॉक स्तर पर नियोजन से संबंधित दंतवाला समिति 1978 है। अगली समिति है अशोक मेहता समिति 1977 से संबंधित, और इस अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में द्विस्तरीय होने का रिकमेंडेशन किया था, जिसमें जिला और मंडल स्तर की बात की गई थी। अगली समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। याद रखिएगा, ये जो एल.एम. सिंघवी समिति है, ये पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार करने हेतु संबंधित है। और याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा के लिए रिकमेंडेशन भी इस एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी, और ये 1986 से संबंधित है। अगला है पी.के. थुंगन समिति। याद रखिएगा, ये जो पी.के. थुंगन समिति है, इसका संबंध 1988 से है, और ये पंचायती राज को मजबूत करने के लिए उप समिति के सुझाव से संबंधित है। अगला जो कह रहा है गाडगिल समिति 1988। ये जो गाडगिल समिति है, इस समिति का संबंध भी पंचायती राज से ही है, और गाडगिल समिति का ईयर क्या है? 1988। क्लियर? ये बात आप स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 40। स्पष्ट याद रखेंगे कि जो अनुच्छेद 40 है, ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के लिए व्यवस्था देती है। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि जो अनुच्छेद 40 है, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करती है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। आप सभी को ये बात पता है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, और जो ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, ये गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित है। और इसके संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के संवैधानिक प्रावधान को किया गया, और इसमें बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो 1957 से संबंधित है, इसके अनुसार इसको लागू किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले लिखा है कि विकास में जन भागीदारी। तो ये बात सही है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके तहत जो विकास है, उसमें जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो सके। क्लियर? यानी जो शासन व्यवस्था है, इसको ग्रास रूट लेवल पर ले जाकर लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित हो पाए, इसलिए यहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राजनीतिक जवाबदेही। देखिए, राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ये मूल उद्देश्य नहीं है। क्लियर? तो देखिए, राजनीतिक जवाबदेही से क्लियर नहीं है, तो ये शामिल नहीं करेंगे आप। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जो जनता की भागीदारी है, या जो शासन व्यवस्था है, उसको किस प्रकार से जन सामान्य तक उसको शामिल किया जाए। यानी जो लोकतंत्र है, जिसमें केंद्र में सरकार है, राज्य की सरकार है, इसको कैसे और विकेंद्रीकृत करके ग्रास रूट लेवल की भी सरकार को उसमें शामिल किया जाए, यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी जो शासन है, उसको ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया, ये तो तीसरा सही है। वित्तीय संग्रहण। देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इसका मूल उद्देश्य वित्तीय संग्रहण नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा ये मूल उद्देश्य है पंचायती राज को शामिल करने का। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इन मूल उद्देश्य के साथ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई, और इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली सम्मिलित है, वो त्रिस्तरीय प्रणाली कौन कौन सी है? तो देखिए, एक प्रश्न के दौरान इस पर चर्चा भी हो चुकी है कि इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली है। तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। क्लियर? तो ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो पंचायत है, ये भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है, और ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ड़ तक की गई है, और इसमें 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों के गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर किया जाएगा। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान किया गया, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है। क्लियर? तो ये बात सही है। अगला कह रहा है कि उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो ये बात सही है कि कुछ शर्तें भी हैं कि जहां पर मध्यवर्ती स्तर वहां नहीं होगा जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं व्याख्या नहीं हो रही। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही है, लेकिन यहां पर व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर?
देखिए ये बात स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 ये कहता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में लागू होगी और इसी के तहत ये 24 अप्रैल 1993 से इस अधिनियम को पूर्णतः लागू कर दिया गया। और आपको पता है कि भाग 9 में पंचायत वर्णित है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि प्रावधान किया गया कि उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की जाएगी, यानी इनको छोड़कर। और ये व्यवस्था किस में दी गई? अनुच्छेद 243 के बी में। अनुच्छेद 243 का बी जो है, याद रखिएगा, ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। और जब आप अनुच्छेद 243 के बी के सब क्लॉज 1 को देखेंगे तो उसमें यह शब्द स्पष्ट प्रयोग है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि इसी अनुच्छेद 243 के बी के सब क्लॉज 1 में ये लाइन प्रयोग है जो कि आपके कथन में कही गई है। और जो अनुच्छेद 243 का बी का सब क्लॉज 2 है, ये कहता है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपसे ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये सीधे सीधे एक अनुच्छेद के 2 सब क्लॉज को सीधे सीधे पूछ लिया गया। जो ये आप कथन देख रहे हैं, ये कथन क्या है? ये अनुच्छेद 243 के बी का सब क्लॉज 1 है और ये जो कारण है ये अनुच्छेद 243 का बी का सब क्लॉज 2 है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि जिन राज्यों में जो जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं है तो यहां पर प्रत्येक राज्य लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 के बी के सब क्लॉज 1 में कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन होगा। और उसी के अनुच्छेद 243 बी के सब क्लॉज 2 में लिखा गया कि जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं वहां पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगला देखिए, कथन और कारण से संबंधित जो प्रश्न है उसमें जो ज्यादातर लोगों को ये समस्या दिखती है, अब उस समस्या का दी एंड कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये भी देखिए कथन से संबंधित प्रश्न है, यानी स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। इसमें सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए इनकी सत्यता की जांच करिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि जिला योजना समिति जनपद की विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो जिला योजना समिति होती है ये जनपद के विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। क्लियर? तो यहां पर आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है सही। अगला करा है दूसरा स्टेटमेंट कि जनपद योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा तैयार की जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान में इसके संदर्भ में अनुच्छेद देख लें तो यहां पर अनुच्छेद 243 का जेड डी, मैं फिर से उल्लेख कर रहा हूं, अनुच्छेद 243 का जेड डी ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिलों के लिए एक विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक जिला योजना समिति के गठन किया जाएगा। यानी जो जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है ये अनुच्छेद 243 के जेड डी में है। और उद्देश्य आपने क्या देखा कि पंचायतों और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करना और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना के प्रारूप को तैयार करना। ये मूल उद्देश्य है जिला योजना समिति के गठन का। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो राज्य की विधायिका है ये जनपद योजना समिति की संरचना का कार्य, नियमों आदि के लिए विधि बनाने की शक्ति रखती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये किसके द्वारा किया जाता है? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि इसके संदर्भ में ये अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन के लिए अधिकृत है। तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर दो बातें ध्यान में रखिएगा कि ये बात आप स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक प्रावधान कराया गया। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पंचायतों के लिए निर्वाचन है इसके लिए व्यवस्था अनुच्छेद 243 ट में है। अनुच्छेद 243 ट का मतलब अनुच्छेद 243 के, हिंदी में इसको अनुच्छेद 243 ट और इंग्लिश में इसको अनुच्छेद 243 के। क्लियर? अनुच्छेद 243 के कहता है कि पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा और इसके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये अनुच्छेद 243 के में उल्लेखित है। और वहीं पर अगर हम नगर पालिका की बात करें तो अनुच्छेद 246 के जेड ए के द्वारा इसके निर्वाचन की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप स्पष्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कथन टाइप का प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए और जो कथन सही हैं उनका चुनाव करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, किसमें? पंचायत में। लेकिन यहां पर अगर आपने पिछले जो प्रश्न में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें कहा था कि अनुच्छेद 243 का जो डी का सब क्लॉज 3 मैंने आपसे कहा था, उसमें क्या कहा था कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। वहां पर अनुच्छेद में 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है, न कि 50% की। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि कई राज्य सरकारों ने इसके संदर्भ में प्रावधान किया है और वहां पर महिलाओं के लिए पंचायत में 50% का रिजर्वेशन किया गया है। लेकिन अगर आप इसको लार्जर एस्पेक्ट्स में देखेंगे कि आपके अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में कहा गया कि 1/3 जो सीटें हैं वो स्त्रियों के लिए आरक्षित होगी। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर है? इसमें सभी लोग नहीं शामिल होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अगला कह रहा है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया, जो कि पूर्व में पीसीएस जे प्रीलिम्स 2006 में पूछा जा चुका था। क्लियर? तो इस तरह से इन प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये व्यवस्था बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में 1992 में पारित हुआ 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये बात स्पष्ट याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया और इसके तहत पंचायत और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको यह भी पता है कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायत का वर्णन है और अनुच्छेद 243 जो है ये राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, ये बात स्पष्ट याद रखिएगा, यहां से भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती स्तर पर क्या है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या होगा? जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे। और आपसे स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ था, क्योंकि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो एक ग्राम सभा होगी, इसके जो सदस्य होंगे वो पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे। और पंचायतों में जो महिलाओं के आरक्षण की बात है वो कितनी है? 1/3 है। और इसके संदर्भ में मैंने आपको अनुच्छेद क्या बताया है? अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि ये मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसको पूर्ण रूप से 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब आप पूरी बात ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में मनाया जाता है। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि इस दिन को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत है वो 2010 से हुई है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अब देखिए, यहां पर दो बातें आपसे समझने का प्रयास किया जा रहा है आयोग की तरफ से। सबसे पहली बात तो ये निकल के आ जाए कि क्या आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है? और जब ये पता हो तो फिर बताइए कि कितने विषय हैं। अगर आपको याद हो, जब मैं अभी आपको पंचायत एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि 11वीं अनुसूची में पंचायत की व्यवस्था है और उसी समय मैंने बताया था कि इसमें 29 विषय शामिल है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? विकल्प सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है? देखिए, ये प्रश्न 2019 के पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया और कई बार ये प्रश्न उसके पूर्व में भी रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और ये भाग 9 में वर्णित है। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय इसमें शामिल हैं जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली है। पंचायती राज प्रणाली कैसी है? तो ये स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।
क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि जो पंचायती राज प्रणाली है ये स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी यहाँ पर ये जो पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हो गया, यानी शासन की उस प्रणाली में जिसमें निचले स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करके एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी शासन में शामिल हो पाए। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं है। अब देखिए, ग्राम पंचायत की आय के साधन के संदर्भ में प्रश्न है। इसमें पहला लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार के अनुदान से भी ग्राम पंचायत की आय होती है। कृषि आय पर कर, देखिए जो कृषि आय पर कर है ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये ग्राम पंचायत की आय में इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया गया है ऐच्छिक दान और उपहार, तो ये बात सही है कि ग्राम पंचायत को ऐच्छिक दान और उपहार देकर उसकी आय के साधन के तौर पर शामिल किया जा सकता है। और अगला है संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, तो ये भी उसमें शामिल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा कि जो कृषि आय पर कर है ये ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं होगी। क्लियर? तो बी विकल्प सही हो गया, क्योंकि जो ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं इसमें राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं या जो ऐच्छिक दान या उपहार हो, संपत्ति, जानवर व वाहन जो कर हो, ये सभी जो है पंचायत की आय के स्रोत होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी आपसे ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। विकल्प ए में लिखा कि सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं, तो ऐसा गलत है। याद रखिएगा, अभी आपने ये पढ़ा था कि जो पंचायती राज के सदस्य बनना चाहते हैं उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो जब हम कह देते हैं कि सभी व्यक्ति, यानी 21 से नीचे वाले भी आ जाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला करा कि वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बन सकता है, ये तो स्टेटमेंट पूर्णतः गलत हो जाएगा। अगला करा कि 25 वर्ष की आयु वाली व्यक्ति, तो ये भी गलत है। डी विकल्प में देखिए लिखा है कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता रखते हो पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य होंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहली बात तो इसकी संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो पंचायत सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में चर्चा है ये किस अनुच्छेद में की गई है, तो स्पष्ट याद रखेंगे अनुच्छेद 243 के च में। अनुच्छेद 243 के च में पंचायत सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है और पंचायत जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को 21 वर्ष होना आवश्यक है। और पंचायत चुनाव में मतदान की आयु क्या है? 18 वर्ष। यानी अगर आप मतदान करना चाहते हैं तो वो उम्र है 18 वर्ष, और अगर आप पंचायत में इलेक्शन लड़कर उसमें सहभागी होना चाहते हैं यानी प्रत्याशी होना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? याद रखिएगा, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अन्य वही अर्हताएं होंगी जो राज्य की विधानसभा सदस्य के लिए होती हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो ये तो स्पष्ट है, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर ये पंचायत व्यवस्था का एक प्रारूप है। यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गई है, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था। यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सी विकल्प को आप आंसर करेंगे। क्लियर? ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी पता है आपको कि जहाँ पर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पंचायत के गठन में शामिल नहीं होगा। और इसका मैंने एक संवैधानिक प्रावधान भी आपको बताया, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? अनुच्छेद 243 के बी के सब क्लॉज 2 में। ये बात कहाँ पर है? अनुच्छेद 243 के बी के सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई। क्लियर? तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। अब देखिए, पंचायत समिति के सदस्य के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। और अभी चर्चा भी हो चुकी है कि अनुच्छेद 243 के च में पंचायत सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसमें मैंने अभी आपसे बताया पिछले प्रश्न में कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है, ये काउंटिंग डे की कब से होती है, यानी 5 वर्ष जो कार्यकाल की अवधि है वो कब से प्रारंभ मानी जाएगी? तो याद रखेंगे, पंचायत के पहले अधिवेशन की नियत तिथि से। यानी जब पंचायत का पहला अधिवेशन जिस तिथि को होगा उसी तिथि से 5 वर्ष का इसका कार्यकाल माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला देखिए,
अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 243 अंग की, तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 243 अंग है, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि ये पंचायत की अवधि से संबंधित है। जैसे आपको दिखे अनुच्छेद 243 का अंग, तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि पंचायत की अवधि के संदर्भ में है। और याद रखिएगा इसी के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि प्रत्येक पंचायत 5 वर्ष तक बनी रहेगी। क्लियर है? ये बात आप स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखेंगे। और जो 5 वर्ष की गणना है, ये प्रत्येक पंचायत के उसके पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल माना जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये बात कहाँ कही गई? तो ये बात 243 अंग के सब क्लॉज 2 में कहा गया कि पंचायत का निर्वाचन अवधि समाप्त होने के पूर्व विघटन से 6 माह के पूर्व इसका निर्वाचन पूरा कर लिया जाए। क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो देखिए किसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है? तो स्पष्ट याद रखेंगे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है? यानी जो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पंचायतों का निर्वाचन है ये किसके द्वारा? तो ये किया जाता है, इसके जो पंचायतों का निर्वाचन का जो अधीक्षण, नियंत्रण या जो निदेशन है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा? तब आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना होगा। यानी संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव के कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निर्वाचन स्वतंत्र हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 243 ट, इसका मतलब क्या? अनुच्छेद 243 के तहत निर्वाचनों के लिए उसकी निर्वाचन नियमावली तैयार करना, सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन ये किसके द्वारा होगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो याद रखिएगा सरपंच का चुनाव पूछा जाए तो पंचायत के पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान शब्द लिखा रहेगा तो वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला देखिए, तो यहां पर पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के पंचों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन का निम्नतर स्तर होता है। क्लियर? और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पंच हैं इनकी संख्या भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। ये संख्या 5 से लेकर 15 तक होती है। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं राज्यों में 3 वर्ष का भी प्रावधान है। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? यानी अगर हमको पंचायत की संरचना की बात कर जा रही है तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पंचायत की संरचना है इसका उपबंध कहां पर है? अनुच्छेद 243 के सी में। स्पष्ट याद रखेंगे कि अनुच्छेद 243 के सी में पंचायत की संरचना है और इसमें कहा गया कि जो राज्य का विधानमंडल है ये पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 सी में ये बात कही गई कि किसी भी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पंचायतों और नगरपालिका के संदर्भ में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? देखिए यहां पर आपको पता है कि जो पंचायत है इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 है और जो नगरपालिका है इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 है। लेकिन अगर इसको लागू करने की बात करें तो जो पंचायत है इसको 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और नगरपालिका के लिए जो संशोधन लागू किया गया वो जून 1993 में। इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी 1993 में। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखेंगे। और आप ये जानते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान किया गया। इसके लिए भाग 9 में 16 अनुच्छेद और 1 अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसको 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। वहीं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसके तहत भाग 9 क में अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य छ तक नगरपालिका का प्रावधान है। वहीं जो 12वीं अनुसूची है ये नगरपालिका के संदर्भ में प्रबंध करती है। याद रखिएगा ये जो संशोधन है ये जून 1993 से लागू किया गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर यहां पर आपने डी विकल्प को सही किया कि 1993 में ये लागू हुए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? सबसे पहला है प्रधान। अभी मैंने एक पिछले ही प्रश्न में आपसे कहा था कि जो प्रधान है इनको प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचित करती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है क्षेत्र प्रमुख। याद रखिएगा क्षेत्र प्रमुख को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करती है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को भी जनता नहीं चुनती है,
जिला पंचायत अध्यक्ष को जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। सरपंच की बात करें तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से, अभी आपने देखा कि पंचायत के पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव, और जो पंच होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर पहला और पांचवा यानी प्रधान और पंच ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत के संदर्भ में उल्लेख है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो प्रधान और पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वहीं पर क्षेत्र प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष या सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारूप है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, अभी इस पर चर्चा हुई थी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्लियर? यानी यहां पर आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि पंचायती राज का जो मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, देखिए मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है यानी कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि अनुच्छेद 243 में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। क्लियर? और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताना हो कि पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 243 के ख में, यानी अनुच्छेद 243 के बी में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला कह रहा है कि पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो देखिए ये बात सही है कि पंचायत जो है ये व्यवस्था ग्रामीण जीवन में समय से लागू है। अगला कह रहा है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको पता है कि 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं लिखा है कि 15 अगस्त को नहीं, 24 अप्रैल 1993 से। अगला कह रहा है कि ये त्रिस्तरीय है, ये बिल्कुल सही है। और अगले स्टेटमेंट में लिखा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 जी है उसके महत्व को बढ़ाता है। अब देखिए अनुच्छेद 243 जी क्या कहता है, ये पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख करती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प आपका आंसर होगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए ये यहाँ पर मेंशन भी है कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसको पूर्ण रूप से 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी किया गया और सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर। और वहीं अनुच्छेद 243 का जो जी है ये पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख करती है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिका भाग 9 क ये भी सही है, चर्चा हो चुकी है। अगला कहा जा रहा है कि सहकारी समिति भाग 9 ख में ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में ये गलत है। देखिए जो अधिकरण है ये भाग 14 क में है। अधिकरण जिसमें है भाग 14 क में अधिकरण है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। स्पष्ट रूप से इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ये बात स्पष्ट हो गई कि जो अधिकरण है इसका संबंध किससे है, ये भाग 14 क से है। और जो भाग 10 है इसका संबंध किससे है, तो भाग 10 का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों से। भाग 10 का संबंध किससे है, अनुसूचित क्षेत्रों से है। क्लियर? और भाग 9 क में क्या है, नगर पालिका। भाग 9 ख में क्या है, तो इसमें सहकारी समितियों के संदर्भ में। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ में सर्वोत्तम व्याख्या करता है। यानी फिर उसी प्रश्न को बस पूछने का तरीका बदला है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज का मूल उद्देश्य है या इसको लाने के पीछे जो मूल अवधारणा रही वो कौन सी है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही है। अगला करा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्लियर? तो ये दूसरा नहीं होगा। तीसरा है सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला करा कि अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ये पंचायती राज की अगर सर्वोत्तम व्याख्या देखें तो ये पहला और तीसरा कर रहा है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत कॉन्सेप्चुअल था और इस पर लगातार चर्चा हो रही है। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो पंचायती राज व्यवस्था लाने का उद्देश्य है वो क्या है, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, साथ ही साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ये मूल उद्देश्य है। और देश में पंचायती राज व्यवस्था के बनने से पंचायती राज संस्थाओं को जो राजनीतिक स्वायत्ता है इसके साथ साथ सीधे आर्थिक साधन जुटाने तथा अपने क्षेत्र की व्यवस्था और नियंत्रण करने के व्यापक अधिकार मिल सकेंगे। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, और सर्वोत्तम व्याख्या पूछी जा रही है। क्लियर? इसलिए आपने पहला और तीसरा ठीक किया। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए
के लिए जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप से एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये बात सही है कि जब पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, उनको शामिल किया गया, तो निश्चित रूप से उसमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो परिवर्तन कितना व्यापक है ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिख रहा है। अगला कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से करें। ये आरक्षण की मांग वो लंबे समय से नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर? अगला देखिए, ये बात सही है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरूप उनकी भूमिका और क्रियाकलापों में निकाय अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। यानी उनको आरक्षण देकर एक व्यापक परिवर्तन महिलाओं में देखने को मिल रहा है। यानी उनकी जो भागीदारी है पंचायत में, यानी लोकतांत्रिक भागीदारी जो है वो महिलाओं की निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन ये कहा जाए कि आरक्षण की मांग वो लंबे समय से कर रही थी, ये सही नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की जो 1/3 प्रतिनिधित्व की बात है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये तो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। पूरी बात आप बताएंगे अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। घ का मतलब क्या है? डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डी का सब क्लॉज 3 है, ये कहता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल संख्या में कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित संख्या भी शामिल है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? ये तो प्रश्न आसान है, संविधान के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्थानीय शासन की शक्तियां हैं इनको अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। पंचायतों की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था को पंचायती स्वरूप दिया गया और ये क्रमशः भाग 9 और 9 क में सम्मिलित है। क्लियर? तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर इसमें व्याख्या में इस बात को मेंशन भी किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सका है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि ग्रास रूट लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है, यानी हम कहें कि उस रूप में विकास नहीं हो पाया, इसका कारण क्या है? तो वो अज्ञानता या उदासीनता। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। लोगों को उस तरह से जागरूकता नहीं है या लोगों की इस प्रति उदासीनता, उसके कई कारण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में आधारभूत स्तर पर विकास नहीं हो पाया। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कई कारण हो सकते हैं, अज्ञानता, उदासीनता के अलावा निरक्षरता, सांप्रदायिकता या गुटबंदी, राजनीतिक दलों का समुचित हस्तक्षेप, सरकार का अधिक नियंत्रण, धन का अभाव, ग्राम सभा का प्रभावहीन होना या जागरूकता की कमी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला, तो वो हो जाएगी ग्राम सभा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट याद रखेंगे कि भारत में जो ग्राम सभा है ये पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है और संविधान में अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन कर सकेगी जो उसे राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित करके दिया गया है। क्लियर? यानी जो राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि बना दी जाएगी, उन विधियों के अनुरूप ग्राम सभा स्तर पर इन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन हो सकेगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। यानी 243 क में ग्राम सभा के बारे में कहा गया और 243 में परिभाषा दी गई है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप जानते हैं, उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इन्हीं के नाम पर उस समिति का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा और वो समिति कब से संबंधित है? 1957 से। क्लियर? इस पर चर्चा भी हो चुकी है और आपको पता है कि बलवंत राय मेहता साहब का जो शॉर्ट नाम है वो है BR मेहता और ये जनवरी 1957 में गठित हुई। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की गई और इसे अंतिम रूप से माना गया। इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो आपका सीधा जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखिए कई बार आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? आप देख रहे हैं, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है।
तो देखिए त्रिस्तरीय तो व्यवस्था होगी पंचायती राज की, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में। क्लियर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कमेटी गठित हुई हैं, ये कौन कौन सी कमेटी पंचायत से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर जो समिति है इसका ईयर जरा देख लीजिए। जैसे अशोक मेहता समिति आपने देखा है 1977 से संबंधित है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 से संबंधित है। जीवी के राव समिति, इस पे चर्चा हो चुकी है, 1985 से संबंधित है जीवी के राव समिति। एलएम सिंघवी समिति की बात करें तो एलएम सिंघवी समिति का संबंध 1986 से है। क्लियर। तो इस तरह से जो भी समितियां हैं पंचायत से संबंधित, उनको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी के द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें तो मैंने पिछले एक प्रश्न में आपसे कहा था कि जो एलएम सिंघवी समिति है, इन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए रिकमेंडेशन किया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, एलएम सिंघवी समिति। क्लियर। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि जो एलएम सिंघवी समिति है इसका संबंध किस ईयर से है। तो याद रखेंगे जो एलएम सिंघवी समिति है ये 1986 से संबंधित है। क्लियर है। ये बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये बात पता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई, इस प्रकार इसको संवैधानिक दर्जा मिला। क्लियर है। देखिए यहाँ पर इससे संदर्भित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं समिति से। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं जो विकल्प में समिति दी गई हैं इनका ईयर बता देता हूँ, और यहाँ पर मैं चाह रहा था कि और जो भी समितियां हैं पंचायत से संबंधित उनको भी एक क्रम से आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एलएम सिंघवी समिति 1986 आप देख चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 से संबंधित है, यह कई बार चर्चा हो चुकी है। अगर बात करें राव कमेटी, राव कमेटी का पूरा नाम क्या है, जीवी के राव समिति। ये जो जीवी के राव समिति है ये 1985 से संबंधित है। अशोक मेहता समिति 1977 की है। क्लियर। तो ये बातें आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। मैं बात कर रहा था कि जो भी समितियां हैं पंचायत से संबंधित प्रमुख रूप से, उनका जरा नाम और ईयर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका संबंध 1957 से। क्लियर। ये पहली समिति होगी। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे संथानम समिति। ये जो संथानम समिति है इसका संबंध 1963 से। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है जो समिति वो है अशोक मेहता समिति। याद रखिएगा ये जो अशोक मेहता समिति है इसका संबंध 1977 से। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चौथे नंबर पे याद रखना है हनुमंता राव समिति। क्लियर। हनुमंता राव समिति जो है ये कब की स्टैब्लिश हुई थी, तो याद रखेंगे हनुमंता राव समिति का संबंध 1984 से। स्पष्ट याद रखेंगे कि हनुमंता राव समिति का संबंध 1984 से है। उसके बाद याद रखेंगे जीवी के राव समिति। ये जो जीवी के राव समिति है मैंने अभी आपको बताया भी कि ये 1985 से संबंधित है। क्लियर। तो राव कमेटी में दो याद रखना है, हनुमंता राव कमेटी 1984 और जीवी के राव समिति 1985 से। उसके बाद एलएम सिंघवी समिति याद रखेंगे, एलएम सिंघवी समिति 1986 से संबंधित है, अभी कई बार चर्चा हो चुकी है। उसके बाद याद रखेंगे पीके थुंगन समिति। ये जो पीके थुंगन समिति है इसका संबंध कब से है, 1988 से। क्लियर। स्पष्ट याद रखेंगे पीके थुंगन समिति का संबंध 1988 से है, ये बात भी चर्चा कई बार हो चुकी है। क्लियर। तो इतनी समितियां आपको पंचायती राज के संदर्भ में निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, यानी किसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्थिति दी गई। देखिए आपको पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत भाग 9 में पंचायत को ऐड किया गया, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक। और आपको यह भी पता है कि अनुच्छेद 243 का जो बी है इसका सब क्लॉज एक क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित होते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। स्पष्ट है। तो बी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान करती है। क्लियर। और इसमें जो मैंने अभी आपसे कहा कि 243 बी के सब क्लॉज 1 में ये कहा गया, उसी में अनुच्छेद 243 के बी के सब क्लॉज 2 में ये कहा गया कि जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अब देखिए मैंने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां थी वो पूर्व में बताई है, केवल आप उस नॉलेज के आधार पर इस प्रश्न को चेक करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला लिखा है पीवी के राव समिति।
देखिए मैंने पीवीके राव समिति नहीं बताया, मैंने जीवीके राव समिति बताया। क्लियर है? तो देखिए उस आधार पर इस प्रश्न को आप करिए। तो जो जीवीके राव समिति है ये पंचायती से है, न कि पीवीके राव। तो यहाँ पर पहला ही जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो पीवीके राव है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। वहीं एलएम सिंघवी समिति हो या अशोक मेहता हो या बलवंत राय मेहता, ये सभी समितियां का संबंध पंचायती राज से है, न कि पीवीके राव का। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो यहाँ पर लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखेंगे सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट तौर पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए जो पदों का आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अब इसके संदर्भ में एक संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा, 83वां संविधान संशोधन 2000। इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की संवैधानिक जो वैधता है जो उसमें छूट दी गई है। और इस संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम में धारा 3A जोड़ी गई। इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में राज्य में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उनको ये छूट प्रदान की गई है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति न होने के कारण वहां पर इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके लिए 83वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पंचायतों में किसमें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? अब देखिए जिला योजना में किसको सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नगर पंचायत को। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये दो संस्थाएं उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित की गई। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को कि जो उत्तर प्रदेश में जिला योजना है इसमें किसको, नगर पंचायत और जिला पंचायत, दो संस्थानों को लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि जो स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों पर विचार करने के संदर्भ में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा, आपको पता है कि जो संघ की वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के तहत, याद रखिएगा ये स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों पर विचार करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अगला कह कि संविधान के में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इसके बावजूद स्थानीय शासन व्यवस्था के 7वीं अनुसूची के अनुरूप ये जो राज्य सूची का विषय बना हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसकी, राज्य सूची का विषय है। तो ये कारण सही है लेकिन कथन गलत है, यानी ए गलत और आर सही है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 है, इसमें अनुच्छेद 280 के ख और ग में स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करता है और उनको वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव देता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय और नगरपालिका में 18 विषय पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्थानीय शासन की शक्तियां, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है वैधानिक स्थिति, ठीक है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये भी सही है, केंद्रीय नियंत्रण ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही जाएगा कि स्थानीय शासन में केंद्रीय नियंत्रण ये विशेषता नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई, कई बार चर्चा हो चुकी। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है और इसमें 29 विषय है। क्लियर? अगला देखिए, और आपको यह भी पता है कि जिन पंचायत विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेगी, पंचायतों में वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायतों के राजस्व के स्रोतों पर ध्यान दीजिए और ये बताइए कि पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए कौन इसमें सही है। इसमें पहला कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, तो ये बिल्कुल सही है। अभी इस पर चर्चा हुई है पिछले ही इस प्रश्न में कि जो राज्यपाल है ये राज्य के लिए 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे जो कि पंचायत की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करेगा। क्लियर है? अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा था कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो स्पष्ट याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के झ में, और अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 के आई में। क्लियर? यानी जो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है ये किसमें है, अनुच्छेद 243 के आई में। क्लियर? ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इसमें दूसरा लिखा है केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, तो ये भी बात सही है। केंद्रीय जो सहकारी बैंक है वो भी पंचायतों के लिए राजस्व व्यवस्था। अगला लिखा है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आवंटन द्वारा, ये भी सही है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर। देखिए, इसमें राज्य के निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर पंचायतों के राजस्व का कोई योगदान नहीं है। जो राज्य निर्वाचन होता है, ये पंचायतों का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। अगला करें कि राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, तो ये भी बात इसमें सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये पंचायतों के राजस्व के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे कि इसमें धन कहाँ से, तो याद रखेंगे पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता द्वारा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 2000। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए जनसंख्या 2000 होना है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 था, इसके तहत जो उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1996 है, इसमें संशोधन किया गया था और ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए जनसंख्या 2000 और क्षेत्र पंचायत के लिए 50,000 निर्धारित की गई। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए जनसंख्या 2000 और क्षेत्र पंचायत के लिए 50,000 निर्धारित की गई। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तृणमूल लोकतंत्र, इसका मतलब पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी तृणमूल लोकतंत्र है। क्लियर? तो याद रखेंगे तृणमूल लोकतंत्र तीसरे नंबर पर है, यानी केंद्र में केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार और तीसरे स्थान पर आता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तृणमूल लोकतंत्र का संबंध पंचायती राज पद्धति से है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य को है। तो देखिए, ये अधिकार बिहार में दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि बिहार के अतिरिक्त अन्य कहीं भी न्याय पंचायत को कैद की सजा देने की शक्ति नहीं। याद रखिएगा, न्याय पंचायतें अदालती पंचायतें होती हैं और इनकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण लोगों को तीव्र और कम खर्च में न्याय दिलाना। ये सामान्यतः चल संपत्ति से संबंधित छोटे दीवानी मुकदमे या छोटे अपराधों के मुकदमों को सुनती है, जिसके लिए जुर्माना किया जा सकता है जो उचित दोष निवारक है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि न्याय पंचायत में बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार बिहार में है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। देखिए, याद रखिएगा, ये गांधी जी के विचार है। क्लियर? कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखिएगा, डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा और आगे वो लिखते हैं कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से लागू नहीं होगी, यानी किस राज्य में लागू नहीं होगी। तो याद रखेंगे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। क्लियर? और याद रखिएगा इसके साथ साथ लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और लक्षद्वीप में। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प ही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत में स्थानीय सरकार का प्रावधान है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और भारत के एक समग्र विकास के लिए पंचायती राज एक श्रेष्ठतम प्रयास है और भारत में पंचायती राज का जो वर्तमान स्वरूप है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अकॉर्डिंग है और इसमें सबसे पहले ये व्यवस्था राजस्थान के नागौर में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये अडॉप्ट की गई थी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया उसे तकनीकी सहायता प्राप्त होती है, कहां से। तो याद रखिएगा, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था ये भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, बी विकल्प आपका आंसर हो। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका संबंध किस ईयर से है, 1952 से, और भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो याद रखेंगे 6 माह की अवधि के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। 6 माह की अवधि में अंदर में निर्वाचन हो जाना चाहिए। क्लियर? तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखनी है और आपको ये पता है कि जो पहला अधिवेशन होगा पंचायत का उसी तारीख से 5 वर्ष तक के लिए इसका गठन होता है, लेकिन यदि पंचायत का विघटन हो जाए तो निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर कर लेना
अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। अगला करा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा यहां पर 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, पंचायत से संबंधित नहीं है। पंचायत से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर होगा, ये सही नहीं है। अगला लिख रहा है कि सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का, ये भी सही है। और अगले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर में नया चुनाव होना आवश्यक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये जो 74वां संविधान संशोधन है 1992, इसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति दी गई और इसके लिए भाग जोड़ा गया 9 का, जिसमें अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य छ तक नगर पालिका का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की व्यवस्था को जोड़ा गया और ये अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, 1 जून 1993 से। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की सीटों के आरक्षण के संदर्भ में व्यवस्था बताइए। देखिए ये प्रश्न जो है तीसरी बार आया, 2 बार पीसीएस में और फिर उसके बाद देखिए आरओ के पेपर में भी पूछ लिया गया प्रीलिम्स में। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है, बस यहाँ पर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, ये जरूरी नहीं है कि हूबहू प्रश्न रिपीट हो जाए, उसमें हो सकता है कि कुछ परिवर्तन कर दे। तो जैसे आपने देखा कि केवल इस नहीं को एक बार हटा दिया, एक बार लगा के पूछ लिया। देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 डी के सब क्लॉज 3 में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे कि ये अनुच्छेद 243 के बी में, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में 1/3 रिजर्वेशन है। अगला, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एक प्रश्न में देखिए पूछा भी गया था कि क्या अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में महिलाओं को जो आरक्षण ये 50% का है, तो नहीं, कुछ राज्यों में 50% रिजर्वेशन है, जैसे बिहार और झारखंड। लेकिन याद रखिएगा कि 243 डी के सब क्लॉज 3 में 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई है। दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, लिखा है कि अनुच्छेद 334 में जो अवधि निर्धारित है इसकी समाप्ति पर यह प्रभावी नहीं रहेगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 334 के प्रावधान से इसको मुक्त रखा गया है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट सही लेकिन दूसरा गलत है, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो याद रखिएगा आरओ 2017 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया था, तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि अनुच्छेद 243 के डी के सब क्लॉज 3 में 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया था। और ये जो अनुच्छेद 334 है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था है SC ST की, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की, इससे संदर्भित ये बात है। ठीक है? और यहाँ पर जो पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात है वो इससे मुक्त है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा। यानी आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। और अभी आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 243 आई के तहत किसके गठन की बात मैंने बताई थी, राज्य वित्त आयोग की। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंचायत की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इस बात पर चर्चा जरूरी है कि पंचायत की संरचना के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 का सी, अनुच्छेद 243 का सी जो है ये पंचायतों की संरचना के संदर्भ में उपबंध करता है। क्लियर है? अब पहले स्टेटमेंट को देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसी के अनुरूप पंचायत की संरचना होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये अनुच्छेद 243 के सी के सब क्लॉज 1 में ये बात कही गई कि जो राज्य की विधानमंडल है ये जो विधि बनाएगी उसी के अनुरूप उस राज्य में पंचायत की संरचना होगी। ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके संदर्भ में पूर्व में भी मैंने आपको ये बताया है कि जो अनुच्छेद 243 का बी का सब क्लॉज 1 है, ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। क्लियर है? तो इस आधार पर ये सी स्टेटमेंट भी सही है। अगला करा है डी में कि प्रत्येक राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, यानी जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे राज्यों में मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो ये भी सही है। ये प्रावधान कहां पर है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243 के
बी के सब क्लॉज 2 में इस बात की व्यवस्था की गई है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो सही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर ये देखिए सी विकल्प को कह रहा है कि ये सही नहीं है। देखिए एक प्रश्न और आया था जहां पर ये बात कही गई थी, तो वहां पर इस स्टेटमेंट को सही माना गया। क्लियर? अगर आप इसकी संवैधानिक स्थिति को देख लें तो मैं आपको कोट कर रहा हूं, एक बार आप अपने स्तर पे भी इसको देख लेंगे। अनुच्छेद 243 का बी का सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 243 के बी का सब क्लॉज 1, हिंदी में अगर देखें तो अनुच्छेद 243 का ख का सब क्लॉज 1, ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या जिस राज्य में, वहां पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं होगा। ये भी कहां पर है? अनुच्छेद 243 के ख के सब क्लॉज 2 में। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए 21। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जेड जे है, इसके अनुसार जो सहकारी समितियों के निदेशक मंडल की अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो 21 हो सकती है। क्लियर? याद रखिएगा सहकारी समिति के निदेशकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का जो उपबंध है वो राज्य की विधानमंडल के द्वारा समय समय पर विधि बनाकर उसको बदला भी जा सकता है। याद रखिएगा वार्ड समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों का जो कार्यकाल है वो निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होता है। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहकारी संगठनों में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। देखिए जो प्रश्नकाल के दौरान जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी, प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए इस अनुपात में। क्लियर? तो यहाँ पर आपका उस समय के आधार पर डी विकल्प आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 ये सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात कि सहकारी समिति का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए निकायों से होता है। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? जैसे सबसे पहला करा है कि नगर निकायों द्वारा कर रोपण के लिए अधिकृत करना, तो ये बिल्कुल सही है, ये राज्य सरकार का काम। अगला करा है कि वार्ड समितियों की संरचना संबंधित प्रावधान करना, ये भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार करेगी। अगला करा है कि नगर निकायों के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका निर्धारित करना, ये भी राज्य सरकार का ही कर्तव्य है। अगला करा है कि नगर निकायों के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी करना। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो नगर निकायों के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी करने का काम है ये राज्य सरकार का नहीं है, ये किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का है। क्लियर? तो यहाँ पर आप चौथे स्टेटमेंट को शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो अधिकार हैं ये राज्य सरकार के पास है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और ये चौथा क्यों नहीं सही हो रहा है? क्योंकि नगर निकायों के जो निर्वाचन कार्य की निगरानी है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। देखिए आपको पता है कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है इसके द्वारा नगर निकायों के संदर्भ में राज्यों को कई अधिकार दिए गए, जैसे राज्य सरकार नगर निकायों को करारोपण के लिए अधिकृत कर सकती है। दूसरी बात कि राज्य सरकार प्रत्येक नगर निकायों के वार्डों की संरचना संबंधित प्रावधान कर सकती है। तीसरी बात कि राज्य सरकार नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका निर्धारित कर सकती है, उसके संबंध में नियम और विधियां बना सकती है। चौथी बात कि राज्य जो है ये विधि द्वारा विशेष लोगों को नगर निकायों के प्रतिनिधि के तौर पर नामित भी कर सकती है। ये सभी अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है 74वें संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है कि नगर निकायों के निर्वाचन की कार्य निगरानी करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, न कि राज्य सरकार का। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। तो देखिए जो पंचायतों में आप अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ये किसके आधार पर है? ये लिंग और जाति के आधार पर। क्लियर? अगर हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं इसका मतलब ये लिंग के आधार पर, और जब हम कहते हैं कि SC ST के लिए रिजर्व सीट है इट मीन्स ये जाति के आधार पर है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि लिंग और जाति के आधार पर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान है। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। BEO के री एग्जाम 2006 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये बात स्पष्ट आपको पता है कि जो पंचायतों में अध्यक्ष के पद के आरक्षण है वो जाति और लिंग के आधार पर, और भारतीय संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इस पर पूर्व में चर्चा भी हो चुकी है, और इसी के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन है, और वहीं SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्लियर?
अगला प्रश्न देखिए। अगला जो टॉपिक है वो है नगरीय शासन, यानी अब हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो है अर्बन गवर्नमेंट से संबंधित। क्लियर है? इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ नगरीय इकाई है और दूसरी तरफ स्थानीय शासन की संस्था है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किस यहाँ पर शहर में किस प्रकार की व्यवस्था है। जैसे अगर हम झांसी की बात करें, तो झांसी में आपको पता है कि नगर निगम है, तो यहाँ पर आप ए को चौथे के साथ सुमेलित कर लेंगे। मछली शहर की बात करें तो यहाँ पर नगर पंचायत, तो यहाँ पर आप बी को तीसरे के साथ। टुंडला की बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका परिषद है, तो सी को पहले के साथ। और सैफई की बात करें तो सैफई में क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक की बात है, तो यहाँ पर आप डी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 4-3-1-2 का, और 4-3-1-2 के आधार पर यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को मेयर कहा जाता है, और जो मेयर का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पता भी है कि जो नगर पालिका और नगर निगम की जो व्यवस्था है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रोवाइड की गई। यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये 73वां संविधान संशोधन नहीं होगा, ये 74वां संविधान संशोधन होगा। क्लियर है? और याद रखिएगा इसके अनुसार 243 य के अनुसार मेयर का जो कार्यकाल है वो प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होगा, और यदि प्रत्येक नगर पालिका ये विधि बनाकर इसको पहले ही विघटित कर सकती है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि जो नगर पालिका का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुसार इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 क में इसका प्रावधान किया गया है। और अगर बात कर लें अनुच्छेद की, तो आपको स्पष्ट तौर पर पता है कि अनुच्छेद 243 के त से लेकर अनुच्छेद 243 य छ तक नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। किसको? तो याद रखिएगा, आपको पता है जिला नियोजन समिति को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगी, जो कि जिले के पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई जो योजनाएं हैं या जो विकास योजना है उसका प्रारूप तैयार करेगी। क्लियर? याद रखिएगा, जिला योजना समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये विकास योजनाओं की राज्य सरकार को ये प्रेषित करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। अब देखिए, मेयर के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला कह रहा है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेयर होते हैं वो नगर के प्रथम नागरिक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। देखिए, पूर्ण नियंत्रण कहना ये गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अकॉर्डिंग यानी 1959 के अकॉर्डिंग जो नगर निगम का मेयर होता है ये नगर का पहला नागरिक होता है, ये निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी सभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 यानी 1959 में। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिका को संवैधानिक प्रावधान मिला है। अभी चर्चा हो चुकी है कि जो 74वां संविधान संशोधन है 1992, इसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति मिल गई है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। और आपको पता है कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है इसके तहत भाग 9 का जोड़ा गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, वो है 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिका के संदर्भ में प्रावधान किया गया और इस प्रकार नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई। वहीं पर 73वें संविधान संशोधन के बारे में आप जानते हैं कि इसके जरिए पंचायत को संवैधानिक प्रावधान मिला। अगर बात करें 75वें संविधान संशोधन 1993 की, तो याद रखिएगा, राज्य स्तर पर मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्य ट्रिब्यूनल के गठन की व्यवस्था 75वें संविधान संशोधन 1993 के जरिए की गई। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके पास ये पावर है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। अभी हाल ही में इसके संदर्भ में कई सारे बदलाव देखे गए हैं राज्य में। तो किसी राज्य में नगर पालिका का क्षेत्र सीमा
अधिसूचित करने का कार्य किसका है? राज्यपाल का। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 त के ग के तहत। क्लियर है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243 त के ग के तहत नगरपालिका सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का काम राज्यपाल का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नगर निकायों के उत्तरदायित्व में सम्मिलित है। अगर हम नगर निकायों के उत्तरदायित्व की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि सड़क की रोशनी का प्रबंध, तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण, ये भी सही है। जल प्रदूषण का नियंत्रण, देखिए जल प्रदूषण की जब नियंत्रण की आप बात करेंगे तो ये नगर पालिका का काम नहीं है, नगर निकायों का काम नहीं है। क्लियर है? और अगला कह रहा है खाने के स्थानों और खाने की सामग्रियों का नियमन, तो ये भी बात सही है नगर पालिका के अंतर्गत, नगर निकाय के अंतर्गत। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ये बिल्कुल इसमें सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कूट सही है वो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा संसद ने 1992 में नगरपालिका एक्ट, नगर पालिकाओं के संबंधी जो संविधान संशोधन किया वो 74वां संविधान संशोधन 1992 है और 1 जून 1993 से ये लागू हुआ। क्लियर है? और जो विकल्प दिए गए इसमें नगर निगम के अगर उत्तरदायित्वों की बात कर लें तो सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करना, जन्म व मृत्यु पंजीकरण कराना, खाने के स्थान तथा खाने की सामग्री का नियमन करना, ये इनका दायित्व है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? तो स्पष्ट याद रखेंगे, ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, आप सभी को पता है कि मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। याद रखिएगा कि भारत में जो स्थानीय निकाय है ये ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था और सर्वप्रथम पूर्वी प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में हुई थी। कब हुई थी? 1688 में। इसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर निगम की व्यवस्था मुंबई और कोलकाता में की गई थी। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में, बाद में 1726 में मुंबई और कोलकाता में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा जो संपत्ति कर होता है ये यहाँ पर नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर है? याद रखिएगा कि नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति कर होता है। 10 को पहले नगर में प्रवेश करने के लिए लगने वाला रोल टैक्स अब खत्म कर दिया गया है। चुंगी के बाद स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? गृह कर हो गया है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि संपत्ति कर या संपदा कर प्रत्यक्ष कर होता है जो कि अचल संपत्ति के स्वामी द्वारा उस संपत्ति में मूल्य के अनुसार उसको अदा करना पड़ता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नगर निकाय अधिनियम 1959 यानी जो नगर निगम अधिनियम 1959 है 1959, इसकी धारा 6 क के अंतर्गत गठित कक्ष समिति द्वारा चुने गए अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो याद रखिएगा कितने समय का कार्यकाल होता है? तो स्पष्ट याद रखेंगे 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्लियर है? यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट याद रखिएगा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 6 क के तहत गठित कक्ष समिति द्वारा चुने गए अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान राज्यों में निम्नलिखित श्रेणियों के नगर निकायों का गठन उपबंध करती है। अब आपको देखना है कि किस प्रकार के नगर निकायों का उपबंध होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम ये 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका 2, 3 और 4 इस प्रकार से ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नगर निगमों के लिए वित्त आयोग के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को संस्तुति करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो पहला ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से निगमों के लिए सहायता अनुदान की संस्तुति करेगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि वित्त आयोग नगर निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपायों की संस्तुति करेगा। ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि राज्यपाल संस्तुतियों को मुख्यमंत्री के पास कार्रवाई हेतु अग्रसित करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? तो यहाँ पर ये डी विकल्प से जाएगा। ये वित्त आयोग के संदर्भ में ये कथन गलत है। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी पूर्व में जब एक प्रश्न की चर्चा हो रही थी तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जो संविधान में अनुच्छेद 243 आई है, जिसको आप हिंदी में 243 झ बोलते हैं, इसमें वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्लियर? ये बात मैंने आपसे बताई थी। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि नगर निगमों के लिए वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में क्या क्या बातें सही हो गई हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति और पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को संस्तुति करेगा। वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से निगमों के लिए सहायता का अनुदान की संस्तुति करेगा और वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों को संस्तुति करेगा।
लेकिन ये कहना कि राज्यपाल संस्तुतियों को मुख्यमंत्री के पास कार्रवाई के लिए अग्रसर करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्यों में कौन शामिल नहीं है? सबसे पहले लिखा है कि मनुष्यों के लिए पेयजल को दूषित होने से बचाना तथा दूषित पेयजल का उपयोग रोकना। क्लियर है? तो देखिए ये बात तो सही है कि दूषित पेयजल होने से रोकना ये इनका काम है। अगला कह रहा है कि जलांतक रोगों की इलाज की व्यवस्था करना, तो ये भी बात यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है कि प्रमुख आंकड़ों जिस पर जन्म और मरण के आंकड़े हैं उनको पंजीयन करना, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना, ये कार्य जो है नगर निगम का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये अनिवार्य कर्तव्य में शामिल नहीं है। क्लियर है? तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान में आप रखेंगे, तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? तो देखिए नगर पालिका अध्यक्ष का अगर बात करें तो यहाँ पर नागरिकों के द्वारा, संपूर्ण नागरिक, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सी विकल्प होगा। अगला देखिए, देखिए आपको पता है कि नगर के संपूर्ण नागरिक अपने मताधिकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 य क के अनुसार नगर पालिका के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन, उसके अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ये अनुच्छेद 243 द में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर पंचायत और नगर निकायों के संदर्भ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको विस्तृत रूप से देखा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है वो है संवैधानिक निकाय, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उनके संदर्भित हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत